पाएंगे। तो फिर आप कैसे करेंगे, सोच समझ के करेंगे किसी भी क्वेश्चन को कि क्या ऐसा ऐसा तो नहीं कि हर बार एंटी और ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। तो जब साफ साफ दिखे आपको तो ऐसी गलती ना करें। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास, दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज आपको इस वीडियो में जैसे जो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, अगर आपको उनमें प्रॉब्लम होती है या आपको लगता है कि मैं कितना भी सीख लूँ मैं कन्फ्यूज़न में रहता हूँ, तो टेंशन मत लेना, आज की इस वीडियो में वो भी क्लियर करा देंगे और इस चैप्टर को भी क्लियर करा देंगे। कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर टेलीग्राम पे नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आज काफ़ी सारे नोट्स को मैं एक बार फिर से पोस्ट करूंगा, तो वो आपको मिल जाएंगे। किसी बच्चे को लगा कि सर वो एसी जनरेटर वाला टॉपिक छूट गया, उसको सेपरेटली मैं कर दूंगा। तो सारी चीज़ें जो आप कहते जाओगे वो आपको चैनल पे मिलता चला जाएगा, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बढ़िया से करेंगे और सारे चैप्टर जो वन शॉट वगैरह भी हैं आपके, ये आपको सितंबर के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं आप अपनी क्लास 12 फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करें, तो इसके लिए आप हमारी जो बुक है एडुक्वाड फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, सो दैट आपके जो मार्क्स हैं एग्जाम में बहुत अच्छा है ना, क्योंकि जितने अच्छे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे क्वेश्चंस में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में अपना टाइम जो है लगा देते हैं जो कि एग्ज़ाम रेलेवेंट नहीं होते। हाँ, तो आपको इस बुक में हमने ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जो कि एकदम एग्जाम रेलेवेंट है, जिनको प्रैक्टिस करने के बाद आप ये पाएंगे कि अब आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो रही है। तो अगर आप बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो अभी इस बुक को बाय करने की जो लिंक है, ऑर्डर करने की जो लिंक है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके अलावा आपको इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करो, बढ़िया बुक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी छोटा छोटा सा दिया है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम हो। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सबसे एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है। हाँ जी, एक और चीज़, टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो ज़रूर से ज्वाइन करो। जो बच्चे नए हैं उनके लिए हर बार वीडियो बताता हूँ, अभिषेक साहू सर फिजिक्स, टेलीग्राम पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे नाम से अभिषेक साहू सर फिजिक्स, ठीक है। यहीं पर आपको सारे फाइल पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। या आप ये देख रहे हो फाइल सेक्शन, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा, ये जो फाइल सेक्शन है, ठीक है। बाकी अगर नोट्स पुराने हो जाते हैं तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी छोटा करके दिखाया गया है, मैं आपको एकदम इसको जूम इन करके दिखाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन समझने में, डायग्राम समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर सर मेरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका डायग्राम मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सारी बातें आपको बताऊँगा। सारे बच्चों की जो कन्फ्यूज़न है वो आज के बाद से एकदम दूर हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा विश्वास है। एनसीईआरटी के आंसर्स मिला करके आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन फॉलोइंग सिचुएशन, या आपको अलग अलग सिचुएशन है, इनमें आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है ना। हमेशा याद रखो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो कभी भी आप ये देखो, फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए फ्लक्स को रोकेगी, फ्लक्स घट रहा है तो घटते हुए फ्लक्स को सपोर्ट करेगी कोई भी कॉइल, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो कभी भी ये साउथ पोल इसके पास जा रहा है, तो भी ऑब्वियस सी बात है ये साउथ पोल को रिपेल करना चाहेगी। तो ये इसके ये वाले फेस पे कौन सा करंट, कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। और हम सभी जानते हैं कि जब भी साउथ पोल बनता है तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। कैसे करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज। तो बड़ी सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है ऊपर वाली जो सर्किट दिखाई जा रही है, जो एक्सटर्नल सर्किट, उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो आपसे पूछता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ। तो आप जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो क्लॉकवाइज ये है, क्लॉकवाइज ये है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन मतलब क्यू से चलेगा
R तक जाएगा, देन P तक जाएगा, देन आगे तक जाएगा। इसका मतलब है करंट जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। देखो ध्यान से समझना। आप देखो इसमें आपको दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा, इसमें क्लॉकवाइज दिखे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बना दो, सिंपल सी बात है। सर ऐसा क्यों, आप तो मेरे रटा रहे हो? बिल्कुल नहीं। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि अगर इसमें क्लॉकवाइज, जैसे कि लूप आप मान लो कि यहां से कुछ ऐसे है, ये मान के चलो, ये मान के चलना, ये ऐसे लूप है, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये ऐसे लूप है, ठीक। अब इसमें ना, इसमें ऐसे करंट आना है, इसमें अगर क्लॉकवाइज फ्लो होना है तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना कि ये करंट जब यहां से ऐसे आएगा, जब यहां से देखो ये लूप ऐसे, जूम इन करके क्यों बताया, ताकि आप ढंग से समझ जाओ। करंट जो है हर लूप में से होते हुए इसमें से ऐसे आया, तो इसका मतलब जब ये करंट ऐसे इसमें से आएगा, मतलब जब ये करंट ऐसे क्लॉकवाइज इसमें फ्लो होगा, ठीक है, इस तरीके से, तो ये घूमते हुए कहाँ जाएगा, ये घूमते हुए ऊपर जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्लॉकवाइज देखे खोले हुए, ये देखो ये इसका क्लोज एंड है, मतलब ये वाला एंड आपको नहीं दिखाया डायग्राम में, कह रहा है इस साइड से देखो, कहां से देखो, इस साइड से। ये ओपन एंड है ना, तो कह रहा है इस साइड से देखो, तो इस साइड से देखने पे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर क्लॉकवाइज तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज बना देना है, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया बड़े ऑब्जर्वेशंस के बाद, और ये आप जो है समझ के भी इसको समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्लॉकवाइज तो करंट ऑब्वियसली बात है घूम के ही जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो सर एक और प्रैक्टिस कराते हैं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। हाँ, ये एनसीईआरटी के सवाल हैं तो आपको आने के चांसेस भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ज़रा ईमानदारी से आराम से देखो, ये देखना ज़रा, ये मैग्नेट इस साइड जा रही है। पहले तो ये बताओ मैं इस कॉइल को कहाँ से देखूं, बताओ ज़रा। ये इस सोलेनॉइड का ये क्लोज एंड, मतलब बुक में कहा जा रहा है कि ये वाले एंड से देख के बताओ, ये एक तरह से आपके लिए हिंट है। आपको इस साइड से देखना है, कहाँ से, मैं इसको, इस पूरे फिगर को इस साइड से देखूंगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये मैग्नेट का साउथ पोल इसके पास जा रहा है, तो ये इसको अपोज करने के लिए, क्योंकि इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो यहाँ पे साउथ पोल बनाएगा। साउथ पोल का मतलब है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब आप अगर समझ गए तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सर ये तो डायरेक्ट हो गया, हम तो बड़े परेशान हो रहे थे, टेंशन मत लो। क्या इसमें भी ऐसे ही बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, आप ही बताओ। लेकिन मैंने कहा था ना कि गड़बड़ नहीं करनी है। गड़बड़ क्या है कि यहां पर इसके ओपन एंड को आपने देख लिया, अब यहां पर ये ओपन एंड क्या है, ये वाला है ना, तो देखो इसके हिसाब से चलेंगे अपन। देखो ये साउथ इसके पास जा रहा था, तो अपोज करने के लिए यहां पर इसने क्या बनाया, साउथ पोल बनाया। अब यहां से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये तो चाहता है चेंज ना हो ना, तो ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या बनेगा, सपोर्ट करने के लिए साउथ पोल। अगर यहाँ साउथ पोल बनेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। दिख रहा है? अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये ओपन एंड को देखना है बस आपको। यहाँ पे नॉर्थ बना है, इसका मतलब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना है। तो इसमें कैसा होगा, इसमें होगा सर क्लॉकवाइज करंट। सर आप तो रटा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो सोचो कि इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है सर, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये यहां से घूम के गया, हे भगवान, यहां से घूम के गया, यहां से घूम के गया, यहां से घूम के गया, यहां से ऐसे घूम के गया, ठीक है। तो बताओ जरा क्या मैंने आपको गलत बताया? बिल्कुल नहीं। देखो बन गया, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाया हमने, इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, तो घूम घाम के इसमें क्लॉकवाइज ही तो आया। बताओ बच्चों, ये आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है आया होगा, बिल्कुल। अब इसी तरह से इसमें देख लो, यहां पे मैं क्लॉकवाइज बना के बताता हूं। क्लॉकवाइज कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर क्लॉकवाइज ऐसा हुआ, इसका मतलब ये है ना कि यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे समझना, क्लॉकवाइज ऐसे है तो उसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है ये क्लॉकवाइज है ना, मतलब करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि करंट ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे 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 ऐसे, तभी तो घूमते हुए नीचे आया। बात समझ में आई? तो इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज, तो मैंने आपको टेक्निक से, डायग्राम से पढ़ के भी बता दिया, इसमें क्लॉक है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो अब मैं आपको दोनों के आंसर मिलवा देता हूं। तो हमने इसके आंसर क्या बताए, फर्स्ट वाले का आंसर क्या बताया, Q से Q R
पी क्यू, क्यू आर पी क्यू, क्यू से क्यू आर पी क्यू, ठीक है, ये बात समझ में आई। चलो मैं इसका आंसर मिलवा देता हूँ। अब क्यू आर पी क्यू देख रहे हो आप, तो चलो मैं आपको इसका आंसर मिलवाता हूँ। क्या बना, क्यू आर पी क्यू, क्लियर है। अच्छा दूसरे वाले का है, दूसरे वाले का पी आर क्यू वाई जेड एक्स, पी आर क्यू वाई जेड एक्स, पी आर क्यू वाई जेड एक्स, देखना जरा मिलाना, पी से आर तक क्यू तक, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है। आगे देखो वाई जेड एक्स, भाई साहब इतनी सारी कंफ्यूजन हो रही थी मुझे, आज के बाद सर आपने क्या वजह बांध दिया इसके अंदर, बिल्कुल एकदम मजा आ जाएगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, बताओ जरा क्लियर है कि नहीं, है ना। तो अपन को ऐसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक। चलिए आ जाते हैं भैया। चलो अब अपन देखते हैं, इसमें इमेजिन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वैसे तो हम जो है मॉडल बना सकते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए। डायग्राम में तो एग्जाम में तो मॉडल बना नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इसको समझते हैं। देखो हमेशा ये देखो, ये जो लेफ्ट साइड भग रहा है ना, मेरे हिसाब से आप ये देखें यहाँ पे कि ये वाला जो देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ ऐसे लूप है, इस तरीके से ऐसे लूप मान लेना, ठीक। और ये वाला जो एंड है ना इसका, ये अंदर की साइड है। कैसे है, अंदर की साइड। अरे आपको दिक्कत हो रही है समझने में, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जरा समझना। ये वाला जो एंड है ये अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड है, ठीक है। और ये वाला एंड बाहर की साइड है, मतलब ये वाला फेस अंदर की साइड है और ये वाला फेस बाहर की साइड है। ये लेफ्ट वाला अंदर की साइड है और राइट वाला आप ये देख रहे हो बाहर की साइड है, ठीक है। तो हमने क्या दिखाया कि करंट जो है ऐसे अंदर की साइड ऊपर जा रहा है, अंदर की साइड ऊपर जा रहा है और बाहर की साइड ऐसे बाहर आ रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि देखो ये मेरे पास ऐसे मान लो, ये ऐसे मान लो, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक। अब मैं इसमें कहूं कि मान के चलो मेरे पास रेड मार्कर फिलहाल के लिए नहीं होगा। अब मैं आपसे कहता हूं कि मान के चलो इसमें पीछे से करंट ऊपर जा रहा है और सामने से करंट नीचे आ रहा है। तो अगर मैं अपना राइट हैंड थंब रूल देखता हूं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड, अब इसमें आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में आपका सिर चकरा सकता है ना। तो अपन क्या देखें, राइट हैंड थंब रूल, क्या देखें, राइट हैंड थंब रूल। पहले क्या दिया है इसमें कि इस क्वेश्चन के नीचे लिखा है कि सर्किट इज क्लोज्ड, क्या लिखा है, सर्किट इज क्लोज्ड। तो जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे, पूछ रहा है कि इसमें किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें देखो जरा, पीछे की साइड से करंट ऊपर गया, ये देखो पता लगा अंदर, तो पीछे की साइड से करंट ऊपर गया और नीचे की सामने की साइड से करंट नीचे आया। तो राइट हैंड का थंब रूल देखूंगा, जिस साइड थंब करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को मोड़ दो, जिस साइड थंब उस साइड बनेगा नॉर्थ पोल। तो देखो जरा यहाँ पे क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल, क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे नॉर्थ बना, तो भाई इसको रिपेल करने के लिए, क्योंकि सर्किट को जस्ट क्लोज करा गया है, तो उसका मतलब करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या बनना है, नॉर्थ पोल, क्या बनना है, नॉर्थ पोल। क्या बताया कि लेफ्ट वाला जो है ये अंदर की साइड है, या कहूँ पीछे की साइड है, और राइट वाला ये बाहर की साइड है। तो जरा देखना, y ऊपर है और x बाहर है, y ऊपर है और x बाहर है, y ऊपर और x बाहर। मुझे इस साइड बनाना है नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन ऐसे रखनी चाहिए ताकि थंब जो है नॉर्थ पोल को दिखाए। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे रखूंगा, ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर की साइड करंट जा रहा है, कहां से, बाहर से ऊपर की साइड करंट जाएगा। तो यहां से देखो x y, x से y, y से z, z से x, x से y, y से z और z से x। बताओ जरा, मिला लें एक बार इसको आराम से, एक बार और देखना समझ में आएगा, एक बार और देखना समझ में आएगा, ठीक है। मिला लेते हैं इसको, x y z x, ये देख लेते हैं जरा, क्या बताया, x y z x, यही बताया था, ठीक। इन्होंने बस y से दिखा दिया आपको, तो y z x एक ही बात है,
एक ही बात है, यानी कि y से z जा रहा है, z से x जा रहा है, y से z जा रहा है और z से, देखो y से z, z से x, y z x, बस लिखने का तरीका हमारा हमने x से दिखा दिया आपको, y से z, z से x। बताओ जरा कोई दिक्कत है? यहां से दिखा दो, y z x y बोल दो इसको। क्लियर? एकदम ठीक है, बताओ बढ़िया एकदम। अगर एनसीईआरटी से मिलाना है तो यहां से स्टार्ट कर दो, y z x, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये भी एकदम एक जैसा है। अब इसमें समझो जरा, इसमें भी थोड़ा अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमेशा याद रखो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमेशा लेफ्ट वाला अंदर राइट वाला बाहर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं डायग्राम को देखो। डायग्राम ये बना ही इस तरीके से है कि देखो यहां पे ऐसा तो नहीं कि 3 डायग्राम बिल्कुल ऐसा बना दें, ठीक? तो इन्होंने कैसा करा है, ये वाले पार्ट को तो बाहर रखा है, यानी कि ये वाले पार्ट को देखो कहाँ रखा है, बाहर रखा है, और बाहर को हमने जो है इससे कनेक्ट कर दिया राइट वाले से। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाहर वाला पार्ट है, ये बाहर वाला है, और ये अंदर वाला पार्ट है। सिमिलरली अब इसके हिसाब से हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वाले को अंदर वाला बोलेंगे और इसको बाहर वाला पार्ट बोलेंगे। तो देखो ठीक, तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट और राइट के हिसाब चल रहा हूं, मैं बस डायग्राम के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है ना? अभी ध्यान से समझना क्या करना है आपको, क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप ये देखो कि इसमें करंट, पहले तो देखो क्वेश्चन क्या दिया, करंट बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसमें लिखा है रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड, यानी कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको चेंज करा जा रहा है। अभी ध्यान से देखना, अगर ऐसा होता कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे लगी होती, इस जगह पे नहीं होती, ये यहाँ पे एरो लगा होता है, इसका मतलब ये है कि करंट को, चाहे करंट यहाँ से जाए तो उसको ज़्यादा रेजिस्टेंस पार करनी पड़ेगी, या फिर करंट यहाँ से है तब भी उसको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस पार करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ कि रियोस्टेट को इस साइड एरो लगा, इस साइड खिसका दिया, तो करंट को सिर्फ इतनी सी रेजिस्टेंस को पार करके जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस को क्या करा जा रहा है, कम करा जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर करंट को बढ़ाया जा रहा है। तो इस कंडीशन में करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, करंट इंक्रीजेज। तो करंट इंक्रीज होगा तो बढ़ते, तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो ये अपोज करेगा, अपोज करेगा तो भाई सीधी सी बात है, चलो देख लेते हैं। इस बार क्या करेगा भाई, ये अपोज करेगा, तो बढ़ते हुए करंट को अपोज करा जाता है, घटते हुए को सपोर्ट करा जाता है। तो चलो एक बार फिर देखते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ऐसे समझो कि बाहर से, मैंने क्या बताया, बाहर वाले फेज से, बाहर वाले फेज से क्या हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। देखो ना, ध्यान से देखो, बाहर वाले फेज से करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट ये बाहर वाला है ना, ये अंदर वाला, तो बाहर वाले से ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, जा रहा है ऊपर। तो इसका मतलब है कि थंब की साइड बनेगा नॉर्थ पोल, क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। अब यहां पे नॉर्थ बना है तो इसको अपोज करने के लिए यहां भी तो नॉर्थ बनेगा। अब नॉर्थ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस साइड नॉर्थ बनाना है। इसका मतलब है कि बाहर, बाहर नीचे की साइड करंट फ्लो होना चाहिए, तभी थंब की साइड नॉर्थ बनेगा, बाहर नीचे की साइड। अब बाहर वाला फेज कौन सा है भाई साहब, ये देखो y से x, तो बाहर नीचे की साइड। तो देखते हैं जरा, यहां से y से x, x से z, z से ऐसे। तो चलो इसमें मिलाएं जरा, मिलाएं, आंसर क्या होने वाला है, आंसर मिला लेते हैं। तो यहां पे y से x जा रहा है, x से z जा रहा है, और वापस से y जा रहा है। एक बार इसको मिला लेते हैं, एक बार इसको क्या बोला, y x z। अगर आंसर में x से स्टार्ट करा होगा तो x z y हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं जरा क्या लिखा है, z y x, क्या लिखा है, z y x, z y x है ना। चलो z y x है, तो देखते हैं क्या अपना गलत है क्या सर, बिल्कुल नहीं। इन्होंने इस बार z से पढ़ दिया, तो हमें क्या दिक्कत है, z से y जा रहा है ना, z से y जा रहा है, y से x जा रहा है, x से वापस आ रहा है। तो एक ही बात है, आप z से जा रहे हो तो बस इतना देखना चाहिए कि z से कहां जा रहे हैं, z से y ही तो जा रहे हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि z y x। तो हमने क्या गलत लिखा है, हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा। देख लो जरा, देखो z y x लिखा है, ठीक। तो देखो अपन ने y से स्टार्ट कर दिया क्योंकि इनने पहले y से करा था, अपन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपको z से लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, z से y पहुंचा, y से x पहुंचा, z y x,
एक ही बात है, डायरेक्शन सही बताई क्या? बोलो बच्चों। अब आपको कोई दिक्कत आई क्या? ऐसे आपने अंदर बाहर मार्क कर लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन में नहीं आओगे। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके न्यूमेरिकल टाइप जैसे आपके एग्जाम में और पूछे जाते हैं, वो तो मैंने रेगुलर वन शॉट में आपको कराया ही था। मुझे लगा कि हो सकता है कि बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो इस बार एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब कराऊंगा तो और अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी देखिए जरा ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, यहां पर समझना कि थोड़ा सा आपको दिमाग से काम करना है, हमेशा ऐसा नहीं करना। देखो मैं फिर भी बता रहा हूं, ऐसा मत करना कि आपने देखा डायरेक्ट क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज और डायरेक्ट यहाँ पे पलट दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन, दिमाग भी कोई चीज है, अगर ऐसे रट के काम बनता तो फिर ये वाले में भी बन जाता, ठीक है, इसमें नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, तो कहने का मतलब दिमाग से काम लेना है, लेकिन अगर अपन को ना आए तो आप उससे ऐसे इसमें एंटी है तो इसमें क्लॉकवाइज लगा के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चेक करना तो बनता है। देखो जैसे यहाँ पे दिक्कत होगी, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि करंट, जब ये सर्किट ऐसे क्लोज होगी तो करंट इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में करंट आता है तो नेगेटिव में करंट आया। अब नेगेटिव में करंट आया तो इसका मतलब यहीं से तो आ रहा है, ये साफ साफ दिखा रहा है। ये इसका जो है पीछे वाला फेज है, तो यहां पर तो कैसा करंट बन रहा है? ध्यान से देखो, यहां पर अगर हम इसके हिसाब से देखें या आप तो सामने वाले के हिसाब से देखो, तो सामने की साइड करंट नीचे है, ये तो पीछे वाला एंड है, तो ये देखो करंट नीचे है तो नॉर्थ पोल बनेगा यहाँ पे। तो इस नॉर्थ पोल को, क्योंकि अब देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टैपिंग की को जस्ट रिलीज करा गया है ना, तो इसका मतलब करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो नॉर्थ पोल की इंटेंसिटी कम होगी, जिसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा साउथ पोल। क्या बनाया जाएगा? साउथ पोल बनाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर साउथ बना तो साउथ कैसे बन पाएगा यहाँ पे, कि साउथ यहाँ पे ऐसे बनेगा कि इस साइड नॉर्थ, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन नीचे, करंट नीचे होगा तभी तो इस साइड साउथ बनेगा। तो यहीं से आप ये देखो कि इसमें करंट कैसे फ्लो होना है, नीचे। और अगर करंट नीचे फ्लो हुआ तो इसका मतलब है कि यहां पर ऐसे एक्स आर वाई डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए जरा, तो यहां पर एंटी है तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है। मैं अपने आप को ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ कि मतलब ये वाला पॉइंट मैं आपको ना बताऊं, मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं कि देखो यहाँ एंटी है तो फिर यहाँ पे भी एंटी है। इसका मतलब है कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप उसको सोच समझ के करेंगे। तो फिर आप कैसे करेंगे? सोच समझ के करेंगे किसी भी क्वेश्चन को, कि क्या ऐसा तो नहीं कि हर बार एंटी और ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, तो जब साफ साफ दिखे आपको तो ऐसी गलती ना करें। जब साफ साफ दिख रहा है तो फिर आप उसको देखकर ही जो है बनाएं। क्लियर है? और ये बहुत ईजी भी है, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आप डायरेक्ट आराम से कर सकते हैं। बाकी इस तरह क्वेश्चन अगर आ गए तो आप उनको कर ही पाओगे, ये तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हैंडल हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये डायग्राम को आप बुक में भी देखोगे ना, पिछला वाला, तो आपको एकदम क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगी? बोला करंट आई डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सोचो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये रिंग है। अब इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा? तो हमेशा याद रखो, ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए हमने जो है पढ़ा था E इज इक्वल टू BLV। ईएमएफ कब इंड्यूस होता है? जब, और सॉरी कब इंड्यूस नहीं होता, ये बताओ कब इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी या फिर लेंथ, इन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के अगर पैरेलल हो गए तो वहां पर जो है करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो जैसा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखें, चाहे बढ़ रही हो घट रही हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इसकी लेंथ है। इस जगह पे देखो, जिस डायरेक्शन में लेंथ है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के पैरेलल होगी, इसलिए ये दो कंपोनेंट पैरेलल हो गए। और कभी भी ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होती, चाहे करंट बढ़े या फिर करंट घटे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। तो इसमें इसका आंसर क्या है? नो करंट इंड्यूस्ड, नो करंट इंड्यूस्ड, ठीक है। तो जो भी बातें थी मैंने आपको एकदम खोल के बता दी, आपको किसी तरह कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये तो आंसर की हो गई, ठीक। इसके बाद ये कह रहा है कि यूजिंग लेंस लॉ, आपसे कहा जा रहा है कि लेंस लॉ को यूज करो, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट द सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। देखो कह रहा है कि भाई आपको करना है, लेंस लॉ को यूज करना है डायरेक्शन ऑफ करंट बताने के लिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है
कि जब आप इसके एरिया को बढ़ाते हैं, पहला पार्ट क्या है, ए वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। पहले पार्ट में क्या दिया है कि ये जो इरेगुलर शेप का वायर है, ठीक, आप अगर इसके एरिया को बढ़ाएंगे, आप इसके देखो ये दोनों साइड से स्ट्रेच कर रहा है, जब आप इसके एरिया को बढ़ाएंगे तो किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अगर आपको ये डायग्राम जो है यहाँ पर ढंग से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करके थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है। अगर आपको अभी भी कुछ ये समझ में नहीं आ रही होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्रॉस लगे हुए हैं। क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे, एक बात बताओ, मान के चलो कि मेरे पास कोई भी चीज़ है इस तरह से सुकड़ी हुई है, ये मेरे पास एक पेज है, ठीक, मान के चलना ये मेरे पास ऐसे सुकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे। अब मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया तो उसका एरिया बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसेंगी। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इसके अंदर, बोर्ड के अंदर जा रही है, क्रॉस से दिखाया गया है। तो अब जब इसका एरिया अपन बढ़ाएंगे ऐसे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर घुसेंगी ना, और ये नहीं चाहता। ये क्या चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनको रिपेल करा जाए। रिपेल करा जाए मतलब ये अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाए बाहर की साइड। और बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, जब करंट का फ्लो ऐसे होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, तभी थंब बाहर जाएगा। तो इसका मतलब है कि करंट इसमें ऐसे फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ADCBA देखते हैं जरा, देखते हैं इसका आंसर। इसमें कहीं छुपा होगा लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बता देता हूं इसका आंसर। अलोंग ADCD फ्लक्स थ्रू द सरफेस, अलोंग ADCD दिया है, along ADCD फ्लक्स थ्रू सरफेस इंक्रीज ड्यूरिंग शेप चेंज सो इंड्यूस करंट ऑपोजिट, ठीक है। तो along दिया है इसमें ADCD सॉरी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है ADCD, मतलब ADCD लिख दिया उन्होंने, एक्चुअल में वो ADCB है। तो ADCB बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये मैं कंफर्म क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी जो डायरेक्शन में गड़बड़ हो जाती है, ठीक, समझ गए बात को, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसमें देख लो क्या कह रहा है, ए सर्कुलर लूप डिफॉर्म्ड इनटू ए नैरो स्ट्रेट वायर। अगर आप इस सर्कुलर लूप को स्ट्रेट वायर में डिफॉर्म कर दोगे तब क्या होगा, यानी कि आप इसको दोनों साइड से दबाएं। क्या कह रहा है, आप इसको देखो, वो एरो लगाया ना, मतलब आप इसको दोनों साइड से दबाओ, आप इसको दोनों साइड से दबाओ, और दबा के आप इसको कैसा कर दो, ये शायद आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिखाई पड़ रही होगी, दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये ऐसा दिया है। आप इसको दबा के ऐसे कर दो तो उसका मतलब है कि इस बार एरिया कम होगा, तो इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अभी इसमें देखो डॉट लगा है, मतलब बाहर निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है, बाहर निकल रही है। एरिया कम होगा इस बार, पहले बड़ा एरिया था, अब एरिया कम हो गया। अब एरिया अगर कम हो गया तो आप मुझे बताइए ज़रा कि इस बार होगा क्या, इस बार कुछ ऐसा होगा कि ये भी एरिया कम हो गया तो इसका मतलब फ्लक्स कम हो रहा है, तो ये सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, अपना और ज़्यादा फ्लक्स बनाएगा बाहर की साइड ही। कहाँ, बाहर की साइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी बाहर की साइड थी ना, तो बाहर की साइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ये देखो, ये ऐसे, इसका मतलब है A डैश D डैश C डैश B डैश, ठीक है। A डैश D डैश C डैश B डैश, क्या लिखा है, A डैश D डैश C डैश B डैश, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा हो गया A डैश, ठीक है ना। अभी देखिए ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, तो डायरेक्शन में काफी झोलमोल हो जाता है। देखिए जरा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसमें 15 नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर सेंटीमीटर, हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। देखो बड़ी सिंपल सी बात इसमें कही गई है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ध्यान से देखना, ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, काफी है। अब इस सोलेनॉइड के अंदर पहले तो इस सोलेनॉइड के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टर्न डेंसिटी जो दी जा रही है, ये है 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर,
मतलब 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है। तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये पाएंगे 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, n इज इक्वल टू 15 और टर्न्स पर सेंटीमीटर है ना, तो 10⁻² ऊपर जाएगा, 10 का 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 1500 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 15 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में इतने टर्न्स हो गए, टर्न डेंसिटी हमें मिल गई। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ध्यान रखना। आगे कहा जा रहा है कि इसके अंदर एक स्मॉल लूप जिसका एरिया इतना है इस सोलेनॉइड के अंदर रख दिया गया। इस सोलेनॉइड के अंदर एक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाला एक लूप रख दिया गया और लूप कुछ इस तरीके से रखा गया कि ये जो सोलेनॉइड की एक्सिस है ये इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, तो ये लूप था, ये सोलेनॉइड की एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि इसका एरिया कितना है। तो एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴ आ जाएगा और ये मीटर स्क्वायर। बताओ जरा, क्लियर है? ध्यान से देखिए। इसके बाद आपको ये समझना है कि यहां पर जो है ना, इस सोलेनॉइड में यहां पे करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। पहले करंट था 2 एम्पियर और फिर करंट हो गया 4 एम्पियर। 2 एम्पियर से बढ़ के ये कितना हो गया, 4 एम्पियर। और 2 एम्पियर से 4 एम्पियर होने में इसको 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो हम समझते हैं करंट जब भी चेंज होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे कि इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, है ना। तो वही हमें निकालना है अभी। तो I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है 2 एम्पियर। उसके बाद I2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 4 एम्पियर। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन करंट निकालना चाहता हूँ, चेंज इन करंट अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कितना होगा, ये 4 - 2, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक, चलिए इसके बाद देखो टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे। तो चेंज इन टाइम अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, चेंज इन टाइम, तो टाइम कितना लग रहा है, तो 0.1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे क्या निकालना है कि भाई इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू -N/d∅dt। ऐसा है -N/d∅dt। अभी आप ये समझो कि एक्चुअल में क्या है, ये है n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो भाई इस लूप के अंदर तो एक ही टर्न बताया गया है, मतलब टर्न्स की तो बात नहीं करी, तो ये तो हट जाएगा। अब अगर मुझे सिर्फ ईएमएफ चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा, इस माइनस साइन को भी हटाने की कोशिश करूंगा। और इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब मॉड ले रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस साइन भी हट गया। इसके बाद देखो जरा, इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ इतना सा काम है, हमें ईएमएफ निकालना है। ठीक है, d∅dt, तो एक्चुअल में क्या है, d/dt, और इस फाई की जगह हम क्या लिखेंगे, b/a। b का मतलब है कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लिंक हो रही है। एक्चुअल में सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ही तो इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो आप ये देखो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, μ0 Ni, और ये n स्मॉल n है, टर्न डेंसिटी वाला, टोटल n नहीं है। तो E इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये एरिया तो बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो, चलो सारी चीजें कर देते हैं, d/dt। ठीक, b की जगह क्या लिखा, μ0 Ni, और a की जगह a लिखा। अब जो जो चीजें कांस्टेंट है, यानी जो बदल नहीं रही हैं, उनको अपन क्या कर देंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे। तो μ0 नहीं चेंज हो रहा है, n नहीं चेंज हो रहा है, एरिया नहीं चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या हो रहा है, di/dt। करंट तो चेंज हो रहा है, बस इतना सा काम करना है। E इज इक्वल टू μ0 की जगह 4π × 10⁻⁷ आप जानते हैं, लिख सकते हैं। I की जगह क्या लिख सकते हैं, I की जगह हम लिख सकते हैं, सॉरी n की जगह 1500 टर्न्स पर मीटर। ठीक है, एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे, तो एरिया की जगह हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁴। ये लिखा है, कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो जरा, इसके बाद आप यहां पर देखिए di/dt। di क्या है, चेंज इन करंट, तो हम यहाँ लिख देते हैं di क्या है, चेंज इन करंट, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन करंट क्या हो रहा है, 2, सॉरी हाँ जी, और चेंज इन टाइम क्या है, 0.1। बस अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है, सॉल्व करके आंसर निकालना है।
ठीक है, तो अभी अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी, एक जीरो और लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 पाई का इंटू 15 से करेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना होने वाला है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1500, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1500, ये 1500 लिखा है। ठीक है, इंटू में क्या है, एक मिनट, 2 इंटू 10⁻4 इंटू 20, 2 इंटू 10⁻4 इंटू 20। बस देखो जरा, EMF जो निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 75.36 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर लूप है, ये लूप है, ठीक है, जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर और एक साइड है 2 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, विद ए स्मॉल कट, लेट्स से इसके अंदर एक छोटा सा कट है। ठीक, कट क्यों है, अगर कट नहीं होगा, क्लोज सर्किट होगी तो पूरे में करंट फ्लो होगा। ठीक, अब यहां से कट लगा हुआ है इसमें, तो इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, सिर्फ EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि इसको रखा गया है, ये विद स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। मतलब इस लूप को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आउट करा जा रहा है, मतलब बाहर निकाला जा रहा है। अब बाहर कैसे निकालेंगे, या तो ऐसे निकालेंगे, या ऐसे निकालेंगे, या ऐसे निकालेंगे, या ऐसे निकालेंगे। जब बाहर निकालेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा। और वही पूछ रहा है कितना EMF इंड्यूस होगा, लेकिन उसने दो अलग अलग कंडीशन दे दी। या जब इस लूप को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बाहर निकाला जा रहा है तो क्या EMF इंड्यूस होगा। उसने दो कंडीशन दे दी कि बाहर निकालने की जो वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, किसके, लॉन्गर साइड के। जब इसको बाहर निकालने की वेलोसिटी, लॉन्गर साइड 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर यही होगी, ये मान के चलो। ठीक है, जब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है। पहले लॉन्गर साइड के परपेंडिकुलर, फिर शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर, ये हमें निकालना है। फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस, यानी दोनों केसेस में ये जो EMF इंड्यूस हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ये कितने टाइम तक इंड्यूस होता रहेगा, ये भी हमें बताना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे समझना कि एक्चुअल में क्या होगा कि ये वाला, जस्ट आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि ये वाला जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, ऐसे अंदर की साइड है, तो ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है और इनका मोशन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ये इनका मोशन ऐसे हो रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड, मोशन ऊपर की साइड, और लेंथ ऐसे है इस डायरेक्शन, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। बताओ जरा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाले लूप में EMF इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या कहा, कितना इंड्यूस होगा ये हम समझ लेते हैं। इसमें नहीं होगा, लेकिन वही EMF जो है आप मानेंगे पूरे में है। तो हम यहां पे बोलेंगे E इज इक्वल टू B इंटू L इंटू V। E क्या है, EMF इंड्यूस्ड, या कहें कि इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो मैं कंफ्यूजन में नहीं करूंगा, अदरवाइज V और कैपिटल V से फिर आपको दिक्कत होगी वोल्टेज वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला, लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, वेलोसिटी कितनी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब 10⁻² मीटर। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 से 24, तो 2.4 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। ठीक है, EMF की, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना आ गया 8 से 24। ठीक है, तो ठीक, तो इतना आपको ये EMF यहाँ पर इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा वोल्टेज। ठीक, अब ये वोल्टेज कितने टाइम तक इंड्यूस रहेगा, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कितने टाइम तक। तो देखो जितने टाइम तक, जब तक ये इससे देखो
जैसे ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगी तब से फ्लक्स चेंज होना स्टार्ट करेगा। तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर बाहर निकल जाती है, तो उसको 2 सेकंड का टाइम लगेगा बाहर निकलने के लिए। और तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 सेकंड तक ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा। तो आप यहां पर बोले कि भाई टाइम आपको निकालना, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, एक ही बात है। तो डिस्टेंस कितनी इसको ट्रैवल करनी है, ऐसे लेके जा रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर इसको निकालना है, और स्पीड की बात करें तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो हिसाब से इसको 2 सेकंड का टाइम लगेगा। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का टाइम इसको लगेगा। अच्छा, अगला जो सेकंड केस इसने दिया हुआ है वो सेकंड केस क्या है कि इस बार आप शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर उसको मोशन कराएं, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर वाली साइड है, ये 8 सेंटीमीटर वाली साइड है, इस बार आपने पकड़ के इसको ऐसे मोशन करा दिया। जब आपने इसको ऐसे मोशन कराया तो देखें जरा, ये एक्चुअल में लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मोशन ऐसे हो रहा है, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो ये है 0.3 टेस्ला, लेंथ इस बार क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। वेलोसिटी क्या है भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट मींस 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक ना। अब ईएमएफ की वैल्यू देखें जरा अपन, ईएमएफ की वैल्यू तो ये 0.6, तो दे 0.6 इंटू 10⁻⁻4 इतना वोल्ट ये बनेगा, इतना वोल्ट बनेगा, ठीक। चलिए इसके बाद कितना टाइम लगेगा इसको, तो इस बार टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है इस बार इसको 8 सेंटीमीटर पूरा बाहर निकलना है, तो इसका इस बार फॉर्मूला बनेगा 8 सेंटीमीटर अपॉन जो वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा ये लगेगा 8 सेकेंड का टाइम, ठीक है। मतलब 8 सेकेंड तक इसके अंदर ये ईएमएफ जो है लास्ट करेगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है ये क्या है, एक बार इसको पढ़ते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक 1 मीटर की एक लॉन्ग, ये हमारे पास एक व्हील दिया हुआ है, इस व्हील का ये हमारे पास एक सेंटर हो जाएगा, ये रहा सेंटर। इस सेंटर से एक रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है, पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं क्वेश्चन आपको। एक 1 मीटर की लॉन्ग मेटेलिक रॉड है जिसको रोटेट करा जा रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। मतलब ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर, इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर। इस रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी है 400 रेडियन पर सेकेंड, 400 रेडियन पर सेकेंड, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। मतलब किस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है, ये रॉड है, ये रॉड है, ठीक है। ये रॉड इसके एक एंड के कैसे है, परपेंडिकुलर है, ठीक। तो यही चीज बताई गई यहाँ पे। द अदर एंड ऑफ रॉड इज कॉन्टैक्ट विद सर्कुलर मेटेलिक रिंग, मतलब ये दूसरा वाला एंड है, ये इस रिंग पर कॉन्टैक्ट में है, ठीक। आगे क्या जा रहा है, ए कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। मतलब इसकी एक्सिस कुछ इस तरीके से है, एक्सिस ऐसे बाहर को निकल रही होगी, अंदर को जाएगा कहीं भी, लेकिन कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है मतलब एक्सिस अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी, ठीक है, इसके पैरेलल। तो यहाँ पर बना देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है या तो ये इनवर्ड होगी, आउटवर्ड उसने नहीं बताया, बस ये बताया कि इसकी एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसकी एक्सिस बता देता हूं मैं, ठीक है ना, ठीक। चलिए मैं यही बताता हूँ भाई एक्सिस के कैप में है, या इतना जो है डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए जरा, तो अभी हम जानते हैं कि इस बार क्या होगा कि इस बार यहाँ पर एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, एरिया जो स्वाइप कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका एंगल बदल रहा है। तो जब भी रोटेशन वाला केस हो तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये कितना होता है, ये हमें समझना है। इसके दो एंड पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, इतना और इस एंड पे। तो जब भी ये रोटेशन वाला केस होता है तो ईएमएफ कितना होता है, ये होता है 1/2 BL² ओमेगा, ठीक है। अगर रेडियस दी हो तो आप इसको R² ओमेगा लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना है 1/2
बी की वैल्यू 0.5 टेस्ला, लेंथ की वैल्यू 1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 400। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, ये 0.25 हो जाएगा, ये 0.25 का इंटू 400 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 वोल्ट। बताओ, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला लगाना है। हमने पढ़ा है ना कि जैसे एक नॉर्मल सा कंडक्टर है सीधा, अब इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मोशन कराएंगे तो हमने पढ़ा था बी एल वी साइन थीटा, या सिंपल बी एल वी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब किसी कंडक्टर को ऐसे रोटेशन कराते हैं तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम ये वाले फॉर्मूले से बता सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, अभी देखो क्या दिया जा रहा है, एक और क्वेश्चन हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है जरा समझ लेते हैं इसको। न्यू वाली बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, इसलिए अपन इस 7 को हटा देते हैं और यहाँ पे वापस से इसको अपनी सही जगह पे पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना सारी बातों को। क्या कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक लेटा हुआ स्ट्रेट वायर है। ठीक है, लेटा देते हैं अभी इसको। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है, 10 सेंटीमीटर। सीधी लाइन नहीं जब तक बनेगी तब तक अपन बनाते रहेंगे। ये 10 मीटर लेंथ है। ठीक है, लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को जिस तरीके से दिया जा रहा है कि लेट्स से ये हमारे पास एक वायर है, ये एक वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि इस साइड एरो लगा दो आप, सिर्फ इसकी लेंथ बताई जा रही है। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, बता रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये रखा हुआ है। ठीक, आगे कहा जा रहा है कि ये ना गिरता है, फॉल करता है। जब ये फॉल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है नीचे कोई फॉल करेगा, ये नीचे फॉल कर रहा है, गिरेगा। ठीक है, तो ये हो गई इस डायरेक्शन में इसकी लेंथ, इस डायरेक्शन में क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, नीचे क्या हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई। आगे दिया जा रहा है एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझो, बात समझो। देखो क्या कहा जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर। ठीक, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट वेस्ट में ऐसे लेटा हुआ है। इस फॉलिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इस तरीके से गिर रहा है। और इसके गिरने की जो वेलोसिटी है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेट से हमने माना कि ये अंदर की साइड कुछ ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आप इसके, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगी। ठीक है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। ठीक है, तो आपको यहां पर वायर के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे भी तो हो सकता है। अगर ऐसे होगा तो ये लेंथ के पैरेलल हो जाएगा, इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि बीएलवी में से कोई भी जो है कंपोनेंट पैरेलल हो तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। लेकिन जब हम देखते हैं कि ऐसे रॉड को अपन गिराएं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसका मतलब हमने ये ऐसी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मानी हॉरिजॉन्टल में कि ये ईएमएफ इंड्यूस कर पाए। तो अभी आप इस डायग्राम में देखेंगे तो लेंथ ऐसे है, ठीक है, वेलोसिटी नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, मतलब इन दोनों देखो लेंथ ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इसका मोशन नीचे की साइड हो रहा है, नीचे की साइड। ठीक है, ये ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, अंदर की साइड ऐसे। तो तीनों एक दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस या ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, इसके लिए अपन सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो बी एल वी सिंपल लगाएंगे। E इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर का वायर है। वेलोसिटी कितनी है, 5। तो यहाँ पर देखो जरा, ये हो जाएगा 3 इंटू 15, तो 15 इंटू 10⁻⁻⁴,
देखिए ज़रा, ये हो गया आपका 50, 50 का इंटू 0.3 से करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, 150 पॉइंट लग गया, ठीक है। और ये इतना आ गया वोल्ट, 15 × -4 वोल्ट। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, एक ही बात है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए जरा, ये बात आपको समझ में आई। अब इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। तो इसके लिए आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाना होता है। कौन सा रूल? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएं। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये कहता है कि थंब जो होगा, थंब जो होता है राइट हैंड का, ये बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर। थंब क्या बता रहा है? मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसके बाद जो फोर फिंगर है, पहली वाली फिंगर, ये क्या बताती है? फोर फिंगर क्या बताती है? ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी। मिडिल फिंगर क्या बताती है? मिडिल फिंगर बताती है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। क्लियर नाउ? अभी समझना। तो इस हिसाब से अगर हम ये देखें तो कंडक्टर का, अब इससे मिला लो सारी चीजें। थंब, ये कंडक्टर नीचे गिर रहा है तो राइट हैंड, मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड, ठीक। तो राइट हैंड का थंब नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। तो आप ये देखें कि इस हिसाब से हम ये देखेंगे कि जो मिडिल फिंगर है वो ईस्ट की साइड जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंड्यूस्ड करंट इस साइड बनेगा, ईस्ट की साइड बनेगा। तो अगर मैं यहां पे ऐसे एरो लगाऊं तो ये एरो मुझे मिलेगा इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। क्लियर है ना? ऑल्दो भी इसमें करंट बनेगा, लेकिन जब भी करंट फ्लो होगा तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इस हिसाब से हम ये देखें कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हम देखेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। या मैं ऐसे बोल सकता हूं, या मैं ऐसे बोल, जैसे कि इसमें थर्ड पॉइंट दिया है तो उसमें लिखा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल, तो ऑब्वियस सी बात है करंट हायर टू लोअर फ्लो होता है, तो वेस्ट जो साइड होगी वो हायर पोटेंशियल होगी और ये वाली साइड होगी ये लोअर पोटेंशियल होगी, लोअर पोटेंशियल। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आराम से समझा पाया होगा मैं, ठीक है। तो ये सी का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो जरा, एक और क्वेश्चन दिया है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर इन 1 सेकेंड। मतलब एक सर्किट में करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जाता है और उसको 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। मतलब अगर मैं देखूं चेंज इन करंट को देखा जाए तो कितना होगा? 5 एम्पियर, ठीक है। 5 माइनस 0, और चेंज इन टाइम कितना हो गया? चेंज इन टाइम हो गया आपको 0.1 सेकेंड, ठीक। इसके बाद एवरेज ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है? इसमें बताया कि 200 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक। आगे बताया कि एस्टिमेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालने की सर्किट की एल। तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड अगर हम निकाल रहे हैं, E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि E की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट, L की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालनी है, सेल्फ इंडक्टेंस। डी आई कितना है 5, डी टी कितना है 0.1, डेसिमल हटेगा तो ये बन जाएगा 50। तो यहां से L की वैल्यू जो आ जाएगी, ये देखो 200 अपॉन 50 इज इक्वल टू L। तो L आ गया आपके पास 4 यूनिट हो जाएगी हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? हेनरी। तो ये बन गया अपने पास। बताओ जरा, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ जाएं, कुछ भी। अभी देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया जा रहा है इसमें क्या लिखा है? ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। ठीक, क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास मान के चलो कि ये एक कॉइल है, ठीक है, सॉलिनॉइड जिसको आप कह सकते हो, ये हमारे पास एक दूसरी कॉइल है। अब इन दोनों को देखो, एक्चुअल में क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन में कि करंट जो है ये
पहले लेट्स से ये फर्स्ट वाली कॉइल में, फर्स्ट वाले सोलेनॉइड में करंट फ्लो हुआ, तो इससे जो सेकंड वाली कॉइल है, सेकंड वाली जो सोलेनॉइड होगी इसमें क्या होगा, सेकंड वाली कॉइल है, सेकंड सोलेनॉइड होगी, इसमें क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को तो बोलते हैं भाई दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड से खुद के अंदर अगर इंडक्शन हो जाए तो उसको अपन म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, है ना। सेल्फ इंडक्शन में खुद के ही मैग्नेटिक फील्ड से जो है खुद का के अंदर इंडक्शन होता है, ठीक है। देखो तो ये फर्स्ट वाली कॉइल है, लेट्स से इसके अंदर करंट जो चेंज हो रहा है वो 0 से 20 एम्पियर हो रहा है, ठीक है, ध्यान समझना 0 से 20 एम्पियर, ठीक। सेकंड वाली कॉइल के अंदर लेट्स से इंडक्शन हो रहा होगा, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है वो लिखिए 1.5 हेनरी, ठीक। इफ करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 20 एम्पियर 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकंड, व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज विद द कॉइल। देखो तो जैसे आपने ईएमएफ पढ़ा था पिछले वाले केस में, ये कितना था एल डी आई अपॉन डी टी, वैसे ही आप म्यूचुअल इंडक्शन में लिख सकते हैं एम डी आई अपॉन डी टी। लेकिन खास बात यह कि हमें यहाँ पे तीनों चीजें पता है, हाँ तीनों चीजें पता है। इस बार क्या पूछा है उसने, फ्लक्स लिंकेज, मतलब कितना फ्लक्स, तो हम जानते हैं कि हम ईएमएफ को क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी, ई इज इक्वल डी फाई बाई डी टी लिख सकते हो आप, ठीक। नाउ अभी देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन नहीं करें तो अपन को एन लेना नहीं है, ठीक। अब इसको अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाना, ठीक है ना, यहाँ कहीं कहीं भी कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट करें। यहाँ पर देखो तो एम डी आई अपॉन डी टी ये चल रहा है, ठीक है, वैल्यूज वगैरह पुट कर लेते हैं, काम करते हैं। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल, देखिए जरा, तो ये वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक, और ये वैल्यू कितनी है 20 माइनस 0, चेंज इन करंट कितना है 0.20 हो रहा है। अच्छा एक काम और करते हैं, एम डी आई अपॉन डी टी ये है, यहां पर क्या हो जाएगा डी टी से डी टी कट गया, तो डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई, ये बच रहा है, डी फाई इज इक्वल टू एम डी आई। अब एम क्या है, एम क्या है, तो एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू 1.5 हेनरी, डी आई क्या है, डी आई है चेंज इन करंट, तो 20 माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ये आएगा 30, और मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ये आ जाएगा वेबर, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 सेकंड का कोई काम हमारे पास नहीं बच पाया, तो ये हो गया हमारे पास इसका करेक्ट आंसर, इतना चेंज इन फ्लक्स होगा सेकंड वाली कॉइल के कारण, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ इसकी एनसीईआरटी रीडिंग और रह गई है, लेकिन पहले थोड़े से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं, रे ऑप्टिक्स का वन शॉट लेके आते हैं, देन इसकी रीडिंग लेकर के आएंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स के साथ, जरूर शेयर करो, इन वीडियो को बनाने में जो मेहनत लगती है वो आगे तक पहुंच पाएगी। इसके साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताएं यदि इसमें कोई कैलकुलेशन एरर हो गई हो वीडियो के अंदर, या फिर कोई डाउट आपके मन में रह रहा हो, तो ज़रूर से आपका वेट करूँ कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पे सभी पीडीएफ को एक बार अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।